हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग भाई। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। देखो, इस टॉपिक में अब तक हमने ये बात कर लिया कि गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, और साथ ही साथ ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कैसे काम करती है, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है, कैसे हम मैथमेटिकल आइडिया से ये समझ सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है, कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी। इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि गैल्वेनिक सेल में दरअसल में हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा जाता है। इस केस में हमने जब एनोड बनाया है तो एनोड में जिंक की रॉड को डिप करा है जिंक के आयन के सोल्यूशन में। अब ये जिंक आयन सोल्यूशन आप जिंक सल्फेट से ला सकते हो, ठीक है, जिंक नाइट्रेट से ला सकते हो, जिंक क्लोराइड से ला सकते हो। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट जिसमें जिंक आयन हो वो यहां पर एज सोल्यूशन इस्तेमाल हो सकता है। सिमिलरली कॉपर की रॉड को कॉपर की सोल्यूशन में हमने डिप करा है, कॉपर आयन के सोल्यूशन में। अब ये कॉपर आयन आप कॉपर सल्फेट से ला सकते हो या किसी और कॉपर के सॉल्ट से ला सकते हो। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जिसे हम एनोड और कैथोड कह रहे हैं, इन्हें सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, और इन दोनों रॉड्स को, जिंक और कॉपर की रॉड्स को हमने एक वायर से कनेक्ट करा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग सर्किट को क्लोज करते हैं और इस पर्टिकुलर सेल को काम करने देते हैं, तो जिंक की रॉड, जो जिंक के बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी, उनमें ऑक्सीडेशन होने लगता है। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाएंगे, और ये जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू कंडक्ट होते हुए बाहर वायर में फ्लो होगा, और वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव होगा, और कॉपर की रॉड ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब कॉपर की रॉड अगर नेगेटिव चार्ज हो गई तो कॉपर आयन कॉपर की रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में रिड्यूस हो जाएंगे, और यही कॉपर एटम धीरे 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 कॉपर की रॉड पर एक्चुअल में डिस्चार्ज होने लगेंगे और कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट होंगे। तो हमने कॉपर की रॉड शुरुआत में ऐसी ली होगी जो बाद में थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और जिंक की रॉड हमने मोटी ली होगी जो पतली हो जाएगी, क्योंकि जिंक की रॉड धीरे धीरे जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, दरअसल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है एनोड से कैथोड पर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव होगा। और इस करंट को मूव होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस सेल का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ सेल अगर निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल का कैथोड, सेल के कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस सेल के एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें रिडक्शन वाले लेने होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर करी हैं, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहां पर आई बटन पे मैं लिंक कनेक्ट कर दूंगा इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का, साथ में और भी चैप्टर्स हमने जो कवर करे हैं वहां की प्लेलिस्ट है। अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप वहां पर जाकर रिविजिट करके उन टॉपिक्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि हाँ भाई, गैल्वेनिक सेल इस तरह से काम करता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के काम करने के लिए हर इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल अगर काम करेगा तो कितना सेल पोटेंशियल आएगा। तो इसके लिए हमने एक सीरीज बनाई है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसे इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा हम कैसे रीड करते हैं, तो यहां पर देखो फ्लोरीन लिखा है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बना रहा है, यानी फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है फ्लोराइड आयन में। और अगर हमने फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाया तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आएगा +2.87। एंड अगर से हम लोग हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल 0 है। ऐसे हम लोग लिथियम का देखें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा, लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा और लिथियम एटम में कन्वर्ट होगा, और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें दे रखा है -3.05। तो ये हमें पूरी सीरीज दी हुई है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की। लेकिन इस सीरीज के बारे में आपको एक बात याद रखनी है मेरे बच्चे, कि ये सीरीज हमें दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर आप नोटिस करो, हर एक रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन है। और आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हर एक रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो दरअसल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली क्या कंसिडर करा जाएगा, रिडक्शन ही कंसिडर करा जाएगा। अब हम लोगों ने ये देखा था कि ये सीरीज अगर हमें गिवन है, और इस सीरीज को अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फ्लोरीन का है 2.87, उसके बाद उससे कम वाला लिखा, उसके बाद उससे कम वाला, और लगातार हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले गए। तो अगर हम एक ऑर्डर में
इस सीरीज को अरेंज कर देते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। तो आइडिया बड़ा सिंपल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन पोटेंशियल में हमेशा रिएक्टेंट साइड पे मिलेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होते हैं, तो लिथियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होंगे, तो फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन ये आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे अगर समझना है तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें यहां पर हेल्प करेगी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, विच इज 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज क्या होता है? देखो वैसे चार्ज की एसआई यूनिट तो हमें पता है कूलम है, पर कूलम जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं चार्ज की यूनिट, तो ये बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, क्योंकि दरअसल में जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो कई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं, अलग अलग कई मोल्स ऑफ आयन। तो इस प्रोसेस में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, और इस सीक्वेंस में अगर हम लोग कूलम चार्ज का इस्तेमाल करेंगे तो चार्ज की बहुत बड़ी वैल्यूज के साथ हमें डील करना होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नई यूनिट बना दी है जिसे हम लोग बोलते हैं फैराडे। तो अगर आपको फैराडे के बारे में समझना है तो बेसिकली में फैराडे एक चार्ज को मेजर करने की यूनिट है जो कूलम से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अब अगर इसकी वैल्यू देखनी है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल में 1 फैराडे चार्ज क्या होता है। तो अगर हमें बताना है 1 फैराडे चार्ज, तो एक बात याद, फैराडे दरअसल में इसे कैपिटल एफ से डिनोट करा जाता है और चार्ज की एक यूनिट है। ठीक है, तो 1 फैराडे दरअसल में चार्ज होता है ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो भी टोटल चार्ज होगा उसे हम लोग बोलेंगे 1 फैराडे। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं इसको। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो हो जाएगा, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितना चार्ज है? अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको लगभग आंसर मिलेगा 96,500। तो 1 फैराडे दरअसल में 96,500 कूलम चार्ज के बराबर होता है। तो देख सकते हो ना, चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैराडे में 96,500 कूलम चार्ज होता है, या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज होगा वो 1 फैराडे माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये आइडिया मेरे बच्चे आप लोगों को क्लियर हो रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 1F का मतलब है, ये है हमारा 1 फैराडे चार्ज। और ये बस याद रखना, 1 फैराडे दरअसल में चार्ज को मेजर करने की एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि इस जगह पर चार्ज बहुत ह्यूज हमें इस्तेमाल करना होता है, तो उसकी एक बड़ी यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब मेरे बच्चे अगर ये आइडिया क्लियर है तो हम लोग गिब्स एनर्जी को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये समझते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या है। तो दरअसल में गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट जोशा विलेट गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने हमें प्रपोज करा था। ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ही वो पर्टिकुलर फंडामेंटल है जो हमें यह बताता है कि कब किसी गिवन सिचुएशन में कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। और हम यहां पर यही जानना चाहते हैं कि अगर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, यानी गिवन कंडीशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं, कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, कब नहीं होंगी, ये सारी चीजें अगर हम पता करना चाहते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें हेल्प करेगा। कैसे करेगा? तो जोशा विलेट गिब्स ने हमें यह बताया कि दरअसल में गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम की वो एनर्जी है जो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताना चाहूं तो एक्चुअल में हम लोग बोलते गिब्स फ्री एनर्जी है, इसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में गिब्स एनर्जी भी बोला जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का होता है। और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन है तो इसे हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करेंगे। तो ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, या कई बार शॉर्ट फॉर्म में गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं। तो बेसिकली में गिब्स एनर्जी नेगेटिव होता है मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग अ प्रोसेस। एक प्रोसेस में सिस्टम कितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है उसकी नेगेटिव वैल्यू को सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। देखो एक सिस्टम में ना बहुत सारी एनर्जी होती है और इन थ्योरी हम इस सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स हमें यह प्रपोज करके देती है एक सिस्टम की सारी एनर्जी को पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एंट्रोपी की वजह से वहां पर एनर्जी का लॉस होगा। अब इस वजह से सिस्टम में अगर मान लो 100 जूल एनर्जी है
तो इस पूरी की पूरी 100 जूल एनर्जी को प्रैक्टिकली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, कुछ ना कुछ एंट्रोपी के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, चाहे 1 जूल हो, चाहे 2 जूल हो, चाहे 20 जूल हो। यानी जो मैक्सिमम वर्क हम कर सकते हैं वो हमेशा टोटल जो एनर्जी स्टोर है उससे कम ही करवा सकते हैं सिस्टम में। और इसीलिए एक नए टर्म की हमें जरूरत पड़ी जिसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होता है सिस्टम में। अब गैल्वेनिक सेल में मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर गैल्वेनिक सेल ये जो मेरे बच्चे मैक्सिमम वर्क डन है, तो गैल्वेनिक सेल को हमें ये सोचना है वर्क गैल्वेनिक सेल कर कहां रहा है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, गैल्वेनिक सेल दरअसल में इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर करने में वर्क कर रहा है। गैल्वेनिक सेल को जो भी काम करना है वो इस चार्ज को ट्रांसफर करने में करना है। ठीक है भाई, चार्ज अपने आप तो ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, और यही दरअसल में गैल्वेनिक सेल का यहां पर मैक्सिमम वर्क होता है। तो बेसिकली मैं मैक्सिमम वर्क जो लगने वाला है गैल्वेनिक सेल के अंदर वो चार्ज को ट्रांसफर करने में लगने वाला है। और आपको याद होगा फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि दरअसल में चार्ज को ट्रांसफर करने में, चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल के बीच में ट्रांसफर करने में जो वर्क लगता है उसे बोलते हैं Q इंटू डेल्टा V, यानी चार्ज इंटू जो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो दरअसल में E सेल है। स्टैंडर्ड कंडीशन में लोगे तो E नॉट बोलोगे, अदरवाइज आप सिर्फ E सेल बोलोगे। अब अगली चीज हमें समझनी है कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि अगर 1 मोल चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो उनमें 1 फैरेड चार्ज ट्रांसफर होगा। तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो n फैरेड चार्ज ट्रांसफर होगा। ये बात मैं यहां पर रफ में लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सुनना, अगर मान लो मैं 1 मोल चार्ज के बारे में बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में बात करूं, तो मुझे पता है ये 1 फैरेड चार्ज होगा। फैरेड चार्ज की यूनिट है बहुत बड़ी। तो अगर मैं n मोल इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि दरअसल में गैल्वेनिक सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, कई मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो अगर मैंने n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो इन n मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो n फैराडे चार्ज होगा। तो यही Q के बराबर हो गया। Q किसके बराबर हो गया? n फैरेड चार्ज फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर Q दरअसल में क्या होगा, यहां पर Q हो जाएगा NF, N इंटू F, जहां पर याद रखना N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और F है मेरे बच्चे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आप F बोलो 1F बोलो, दोनों का मतलब सेम है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको आइडिया याद रखना है। तो इसका मतलब है Q की जगह हम लोग NF रख सकते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा NF E सेल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा NF E सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर हम लोग निकालें प्रोसेस की, तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव वर्क के बराबर है, तो वैल्यू आ जाएगी -NF E सेल। तो ये है गैल्वेनिक सेल की गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी फॉर गैल्वेनिक सेल। पर मेरे बच्चे आपको एक बात याद होगा कि हम लोग गैल्वेनिक सेल को कई बार स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो अगर आप में से कुछ बच्चे भूल गए हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन लिया जाता है, प्रेशर 1 atm लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया जाता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करने के लिए हर सिंबल में नॉट लगा देते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन में -NF E नॉट सेल के बराबर होगा।
तो नॉट लगते हैं हमें समझ में आ जाएगा दरअसल में हम काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरे बच्चे। और ये दोनों ही फॉर्मूला अलाउड है, ऊपर वाला फॉर्मूला नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में काम कर सकता है। ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी है, यानी जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 180 एम हो, तो आपको जो ईएमएफ सेल का निकालना होगा वो दरअसल में स्टैंडर्ड कंडीशन में ही निकालना होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो ये बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आइडिया फंडामेंटल लेवल पर हम सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। इसका डेरिवेशन एक्चुअल में कई बार बुक्स में नहीं दिया होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि ये गिब्स एनर्जी कहां से आई है मेरे बच्चे। देखो कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल लेवल से समझने की बहुत हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। चलें अपने डिस्कशन को मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं और अगली बात करते हैं गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी का क्या लेना देना है। दरअसल में गिब्स एनर्जी वो थर्मोडायनेमिक टूल है हमारे पास जो हमें यह बता सकता है कि किसी भी गिवन कंडीशन में कोई प्रोसेस होगा या नहीं। और आइडिया बड़ा सिंपल होता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो आइडिया आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, ये आप एक नोट याद रख सकते हो कि बेसिकली में गिब्स फ्री एनर्जी हमें यह बताता है कि गिवन कंडीशन में कोई प्रोसेस होगा या नहीं। Gibbs energy of a process give the information about the process will occur or not, about the process that it will occur or not, that it will occur or not at a given condition। एक गिवन कंडीशन पर ये काम करेगा या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया मेरे बच्चे। कैसे बताता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल में मान लो आपने किसी प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करी, ठीक है, तो सिचुएशन ये होती है अगर गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी प्रोसेस की लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे जो प्रोसेस है वो गिवन कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, यानी नेचुरली वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है देन प्रोसेस विल नॉट अकर नेचुरली, will not occur at given condition। उन कंडीशन में नहीं होगा, हो सकता है कंडीशन आप चेंज करो तो हो जाए, लेकिन उस गिवन कंडीशन में तो पक्का नहीं होगा। तो गिब्स एनर्जी हमें बता सकती है कि कब कोई प्रोसेस हो रहा है, कब कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब इस चीज का हम एप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि कब कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख के दे दी, ठीक है, और मैंने कहा चेक इफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर और नॉट, ये होगी या नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दी हुई है, आयरन जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना रहा है। रुको, कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना रहा है और साथ में जिंक बना रहा है। बेसिकली में कॉपर ने यहां पर जिंक को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। तो अब हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, और इसे गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहले तो एक काम करता हूं, मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूं। दरअसल में हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, एक्टिविटी सीरीज में आपको याद होगा जिंक, जिंक के नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है। तो एक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा है कि एक्टिविटी सीरीज में नीचे आने वाले एलिमेंट्स, जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले एलिमेंट है, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो एलिमेंट नीचे आने वाले एलिमेंट को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी जिंक कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, पर कॉपर ये नहीं कर सकता। तो अभी तो इसका आंसर क्लियरली नो है।
कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस नहीं कर सकता। पर एक्टिविटी सीरीज ने ये बात हमें बताई कैसे भाई? एक्टिविटी सीरीज में हमें ये बता दिया कि कैसे पता चला, हमें कैसे हम समझे कि हाँ भाई एक्टिविटी सीरीज में काम करेगा या नहीं। तो यहीं पर हमें हेल्प लेनी चाहिए गिब्स एनर्जी की। कैसे लेंगे उसे आपको बता रहा हूं। देखो, अगर कभी भी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है तो उसके होने या ना होने का अगर रीजन पूछा जाए तो आप ऐसा मान लो वो रिडॉक्स रिएक्शन आप एक गैल्वेनिक सेल के अंदर करा रहे हो, और एक गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, बस उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन सेल कौन सा है, रिडक्शन सेल कौन सा है, और आपको ढूंढना पड़ेगा यहां पर कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन। तो कॉपर का जो पोटेंशियल है वो 0, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पक्की बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली जिंक आयन का कौन सा, मतलब जिंक सल्फेट में जिंक आयन है +2 और जिंक है 0, तो जिंक का मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कॉपर एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो जिंक है ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों कैथोड बनेगा। अब ये प्रोसेस होगा या नहीं इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका गिब्स फ्री एनर्जी। अब सवाल है रिडॉक्स रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी हम निकाले कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए बस आपको एक काम करना होता है कि आपने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचाना। मैंने क्या कहा, आप ऐसा मानो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन एक गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रही है, और गैल्वेनिक सेल में एक कंपार्टमेंट एनोड होगा, एक कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो यानी ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर वाला रिएक्शन एनोड में हो रहा होगा। जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो कैथोड में होगा। और अगर आपको ऐसा पता है तो इस सेल का आप स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि इस केस में जिंक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि इस केस में हमारे पास कॉपर है। अब देखो, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट होता है। चाहो तो आप चेक कर लो, ये आपको गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है -0.76 और कॉपर का दिया हुआ है 0.34 प्लस है, तो हमने जिंक का ले लिया -0.76 और एनोड हमारा कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.34। लेकिन मेरे बच्चे पहले इसके पीछे नेगेटिव लगाए तो ये वैल्यू दोनों माइनस हो गई, तो -1.10 वोल्ट आया। तो हमारे सेल का ईएमएफ आ रहा है -1.01 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी अगर निकाले तो आ जाएगा -NF E नॉट ऑफ सेल। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट देखो, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एन यहां पर कितना होता है, इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ। 0 से +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, यानी ये वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड में जो ट्रांसफर हुए हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में जो ट्रांसफर हुए हैं वो 2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 हो गए, हमने 2 ले लिया मेरे बच्चे। आपको पता है 96,500 कूलम होता है, वो बाद में रख देंगे। ई नॉट ऑफ सेल हमें दे रखा है -1.10 वोल्ट। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 2.20 इंटू जो 1 फैराडे में चार्ज है उसके बराबर रखेंगे, और ये आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि गिब्स एनर्जी है तो जूल में ही आंसर आएगा। तो देखो, ये गिब्स एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव आ रही है, और अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो आप सीधे क्या बोलोगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब है ये प्रोसेस विल नॉट अकर एट गिवन कंडीशन, यानी ये प्रोसेस होगा ही नहीं, और ये प्रोसेस नहीं होगा इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट गिवन कंडीशन। ये गिवन कंडीशन पे ये रिएक्शन मेरे बच्चे होगी ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मुझे उम्मीद है इसका बात, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और गिब्स एनर्जी वो एक बहुत ही, मतलब कह सकते हो प्राइमरी थर्मोडायनेमिक टूल है जो आपको किसी भी प्रोसेस के बारे में बता सकता है कि गिवन कंडीशन में होगा या नहीं होगा। बस आपको उसे निकालने के लिए इनफ डेटा पता होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल के लिए वो डेटा 3 चीजें हैं, एक तो मतलब 2 चीजें हैं बेसिकली में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, और उस सेल का पोटेंशियल क्या है, उस सेल का ईएमएफ क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट निकालेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सीधे हम ई निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप ये भी पता कर सकते हो दरअसल में कि कब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा और कब कोई रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा। मतलब
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि ये जो हमारा फ्लोरीन है मेरे बच्चे, ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग ऑल दीज, और जो लिथियम है ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल दीज। अब ये आइडिया तो हम लोगों ने ना, जो कॉन्सेप्ट हमें पता है इसको याद करके करा था, लेकिन इसके पीछे एप्लीकेशन क्या, मतलब ये फंडामेंटली आया कहां से, तो इसका जवाब भी गिफ्ट एनर्जी ही देती है। तो गिफ्ट एनर्जी से ही मैं आपको ये शो करके बताता हूं हम ऐसा क्यों मानते हैं कि फ्लोरीन सबसे बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम, लिथियम आयन नहीं, लिथियम मेटल सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। क्यों प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई चीज सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सबसे पुअर है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें गिफ्ट फ्री एनर्जी की हेल्प से बड़े आराम से आप जज कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, चलो फटाफट काम करते हैं, यहां पर आइडिया डेवलप करते हैं। तो क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा गया कि इज F2 इससे बेटर वर्ड ग्रामेटिकली डज आएगा, डज F2 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो खुद रिड्यूस होना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। जैसे नहीं, LIC एजेंट्स जो होते हैं ये अपनी LIC नहीं करते, दूसरों की करते, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, और अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद इनको रिड्यूस होना पड़ेगा, तो रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। अब हमें चेक करना है कि वाकई में F2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये मेरे प्यारे बच्चों पता है कि फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 फ्लोराइड आयन बनाती है, और इस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 पॉइंट शायद 87 था, देख लेते हैं, 2.87 है। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू हम लोग 2.87 ले रहे हैं। चलो मेरे भाई, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी 2.87 वोल्ट। अब सुनना मेरे बच्चे, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें चेक करना होगा कि ये क्या खुद रिड्यूस हो सकता है। अगर इसके रिडक्शन की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यानी अपने आप रिड्यूस होगा, और अगर ये अपने आप रिड्यूस होगा तो पक्का दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी अगर हमें इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर को चेक करना है तो हम चेक क्या करेंगे कि गिवन कंडीशन में ये खुद रिड्यूस होगा या नहीं। अगर ये खुद रिड्यूस हो गया तो पक्का दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यही हम लोग चेक कर रहे हैं ये खुद रिड्यूस होगा या नहीं। ठीक है, तो मैं इस हाफ रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकाल रहा हूं, तो डेल्टा जी आ जाएगा -NF E0। अब मेरे बच्चे इस प्रोसेस का E0 दरअसल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन के रिडक्शन का ऐसे लिखेंगे, तो वो है 2.87। F की जगह F लिखा रहने दिया, यहां पे 2.87 लिखा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बेसिकली में एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 फ्लोराइड आयन बना रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 यहां पर इन्वॉल्व है। अब 2 इंटू 2.87 अगर हम लोग करें तो 7 2 जा 14, मतलब 2 8 जा 16, 117 एंड 2 2 जा 4 फैरेड। इतने जूल हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी आई है। हालांकि गिब्स फ्री एनर्जी की कॉमन यूनिट जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती है वो किलो जूल या किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन हाँ ऐसा यूनिट तो जूल ही बोलोगे आप। अब जरा ध्यान से देखो, इस प्रोसेस का हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाला है, और इस प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है और रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन, और रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन इनटू 2F माइनस। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो फ्लोरीन खुद रिड्यूस होना चाहता है, और फ्लोरीन अगर खुद रिड्यूस होना चाहता है तो ये डेफिनेटली दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं, चलो अगले 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 पेज पे बोल देते हैं, सिंस reduction of fluorine into F minus is spontaneous। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं therefore
F2 will work as oxidizing agent। तो ये पक्की बात है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मेरे प्यारे बच्चों काम करेगा ही करेगा। ठीक है, पक्का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो हमने इसके रिडक्शन के प्रोसेस को चेक करा है। क्या इसका रिडक्शन का प्रोसेस दरअसल में स्पॉन्टेनियस है? यस, फ्लोरीन के रिडक्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये पक्की बात है, क्या काम करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, सॉरी, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये बात जरा हम लिथियम के लिए चेक करते हैं कि लिथियम ऐसा करेगा या नहीं। ठीक है, तो सुनना, दरअसल में हम लोग चेक करते हैं, डस Li plus work as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं? यानी इटसेल्फ ये क्या हो? रिड्यूस हो। ठीक, तो हमें गिब्स एनर्जी दरअसल में इसके रिडक्शन की निकालनी होगी। और हम सबको ये मेरे प्यारे बच्चों अब तक याद हो गया है कि दरअसल में लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बनाता है, ये इसका रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ Li प्लस। अच्छा, बच्चे जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, हमसे Li प्लस के बारे में बात करी गई, तो कई बार बच्चे Li के बारे में काम करने लगते हैं, Li को यहां लिख देते हैं, Li नहीं, Li प्लस अगर बोला है तो Li प्लस को रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बनाएगा, तो ये रिडक्शन ऑफ Li प्लस है मेरे बच्चे। इसका हमें E नॉट पता होता है, इस सेल का रिडक्शन EMF हमें पता है, और इस सेल का रिडक्शन EMF अगर हम ध्यान से देखें तो -3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, -3.05 है, तो हम लोग यहां पे लेते हैं -3.05 वोल्ट। अब इस प्रोसेस की गिब्स एनर्जी हम लोग निकालते हैं, तो गिब्स एनर्जी फॉर रिडक्शन ऑफ Li प्लस, तो वो आ जाएगा मेरे बच्चे डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E नॉट, नॉट अगर ले लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्चुअल में यहां पर एक्सचेंज हुए? एक, तो यहां पर हम ले लेंगे 1। F जो है वो 96,500 कूलम है, बाद में रखना होगा, न्यूमेरिकल एक्जैक्टली सॉल्व करना है तो हम रख देंगे, बट अभी तो हम लोग F के टर्म में आंसर निकाल सकते हैं। E नॉट इस प्रोसेस का है -3.05, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस हो गया, तो आंसर आ रहा है 3.05 इंटू F जूल। तो ये गिब्स एनर्जी आ रही है रिडक्शन ऑफ Li प्लस की। अब सुनना, सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देखो डेल्टा जी अगर प्लस 3.05 आ रहा है, इसे हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। सिंस डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव फॉर रिडक्शन ऑफ Li प्लस इंटू Li, therefore reduction of Li plus to Li is non spontaneous। ये होगा ही नहीं मेरे बच्चे, और अगर ये प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बना ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है ये खुद रिड्यूस भी नहीं होगा नॉर्मली, और अगर खुद रिड्यूस नहीं होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा। therefore Li plus cannot behave as oxidizing agent। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें यह पता है कि लिथियम सबसे बढ़िया क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या लिथियम सबसे बढ़िया दरअसल में रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं। तो एक क्वेश्चन इस तरह से ट्राई करते हैं हम लोग, डस लिथियम वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट? कि लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा नहीं। अच्छा मेरे बच्चे, अगर लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ये हमें चेक करना है, तो हम ये चेक करेंगे ये खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है या नहीं। अगर ये नॉर्मली खुद स्पॉन्टेनियसली क्या होने लगे? ऑक्सीडाइज होने लगे, तो ये पक्का दूसरों को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो हम चेक करेंगे कि ये ऑक्सीडाइज होगा इटसेल्फ। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लिथियम की ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखेंगे, पर हमें लिथियम की ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता ही नहीं है। हमें यह पता है कि Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बनाता है, Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बनाता है, ये रिडक्शन का प्रोसेस है,
और ये ई नॉट हमें दे रखा है -3.05 वोल्ट। लेकिन याद रखना ये Li के रिडक्शन की रिएक्शन है, हमें तो Li का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। तो दरअसल में Li का रिडक्शन अगर ये है तो लिथियम का ऑक्सीडेशन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा Li प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये है ऑक्सीडेशन मेरे बच्चे। अब ये आपको अपने आप करना आना चाहिए। अब बस एक बात याद रखना कि किसी भी प्रोसेस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होती है, यानी बस माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो ऑक्सीडेशन आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो रिडक्शन आ जाएगा। तो हमें लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ऑक्सीडेशन निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू हो जाएगी 3.05 वोल्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये दरअसल में माइनस ई नॉट रिडक्शन के बराबर होगा। तो हमें लिथियम के ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ईएमएफ पता है, तो इस प्रोसेस का अगर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकालें तो इसके प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी कितना आएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -NF ई नॉट। ऑक्सीडेशन ले लेते हैं इस केस में, तो N लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर रहा है, तो N की जगह 1 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। F ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखा है प्लस का 3.05, तो हम लोग यहां पे लेंगे प्लस का 3.05, तो ये वैल्यू आ रही है 3.05 फैराड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा गिब्स फ्री एनर्जी का जूल में, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम इज नेगेटिव, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर लिथियम के ऑक्सीडेशन के लिए नेगेटिव है तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम इनटू Li प्लस इज स्पॉन्टेनियस। ये मेरे प्यारे बच्चों स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये स्पॉन्टेनियस है यानी अपने आप हो रहा है, तो इसका मतलब है Li विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। और सुनना, क्योंकि Li से ज्यादा दरअसल में ईएमएफ किसी और सेल का है ही नहीं अभी, तो इसका मतलब है कि गिब्स फ्री एनर्जी Li के ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी तो सबसे बढ़िया जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो Li ही होगा। गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जितनी ज्यादा होगी वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस होगा तो वो एजेंट सबसे बढ़िया या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने हैं तो मेरे बच्चे ऐसे ही ढूंढे जाते हैं। हालांकि ये आपको मैंने फंडामेंटल आइडिया बताया, लेकिन आप वैसे भी याद रख सकते हो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, तो अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लिख दोगे, याद रखना कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे रिएक्टेंट साइड पे और रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी मेरे बच्चे, और गिब्स फ्री एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, विच इज नस्ट इक्वेशन, और मैं आपको बताऊंगा कि गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से नस्ट इक्वेशन कैसे आती है, और कैसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हमने जितनी भी बातें करी हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करी है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे हम लोग सेल के पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीजें निकालते हैं। इससे बताने में हमारी हेल्प करेगा नस्ट इक्वेशन, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जम के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप हम तक रीच आउट करना चाहते हैं तो हम तक रीच आउट करने के लिए सारे अलग अलग मीडियम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, फोन नंबर दे रखा है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सके। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर उसका वीडियो भी जल्दी आपके लिए लाया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।